this time it was really different. Bhai started touching me here and there, and when I'm saying here and there, he started touching my private parts. मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था. I was numb. मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन करूँ. मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा भी, बेटा क्या हुआ? ऑब्वियसली वही वाली बात थी ना कि इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनको बता पाते. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा मटानी है. मैं दिल्ली में बॉर्न एंड रेज़्ड हूँ और मैं गढ़वाली फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ. बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा चुलबुली, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ गर्ल थी एंड मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी अपने पेरेंट्स की. मैं सबसे बड़ी डॉटर हूँ एंड मेरी 2 छोटी सिस्टर हैं, मेघा एंड श्रुति. सो बड़ी होने की वजह से मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे एंड मुझे बहुत पैम्पर करते थे. मेरा एक कज़न है जो मतलब मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहा है बचपन से एंड वो बहुत मेरे टुवर्ड्स बहुत केयरिंग था एंड बहुत ध्यान रखता था. हम लोग घूमने जाते थे साथ में, पिक्चर्स जाते थे, पार्क्स लेके जाता था भाई एंड आई रिमेंबर जब राखी आती थी तो मुझसे राखी बांधती थी तो वो इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट्स देता था एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. आफ्टर थर्ड मैंने रियलाइज़ किया कि भाई का नज़रिया मेरे टुवर्ड्स थोड़ा चेंज हो गया. भाई सडनली बहुत ऑकवर्ड बिहेव करने लगता था. जैसे जब कोई नहीं होता था घर पर तो वो सडनली मुझे हग करने लग जाता था एंड एंड सडनली यू नो ही स्टार्टेड टचिंग मी हियर एंड देयर. तो मुझे फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा कि जैसे ना शायद मे बी मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, ये ऐसे ही रैंडमली हो गया होगा, भाई ऐसा नहीं कर सकता. एंड ट्रस्ट मी, आई केप्ट कन्विंसिंग माई सेल्फ कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकता. यार आप खुद ही सोचो ना कि एक भाई जो मतलब आपको इतना प्यार करता है बचपन से और सडनली आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सपने में सोचा भी ना हो, तो आप बिलीव नहीं करते हो. आप अपने आप को कन्विंस करते हो कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचने, हाँ सब ठीक है. बट ये यहीं नहीं रुका. दोबारा से देयर वाज़ अ टाइम जब मैं माय मॉम डैड लाइक दे बोथ वर वर्किंग. तो दिन के टाइम पे हम लोग यू नो घर पे अकेले होते थे. तो भाई सडनली एक दिन आया एंड मेरी दोनों छोटी सिस्टर सो रही थी एंड वो मेरे साथ आके साइड में ही स्लेप्ट एंड आई वाज़ लाइक ठीक है ऐसे ही आ गया है, भाई सो गया होगा. आई वाज़ वेरी नॉर्मल. मेरे को लगा नहीं तो नॉर्मली ऐसे ही पहले भी भाई ऐसे आके सो ही जाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट दिस टाइम इट वाज़ रियली डिफरेंट. भाई started touching me here and there, and when I'm saying here and there, he started touching my private parts. म मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था. आई वाज़ नंब. मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन करूँ. मैं कुछ बोलूँ, रोऊँ, मैं क्या करूँ? ही डिड इट एंड ही वेंट. उसने ना मुझे कुछ बोला, ना मुझसे कोई बात करी, बस वो चला गया. एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं इतना ट्रॉमाटाइज़ थी, मैं वॉशरूम में जाके सोचती रही कि ये हुआ क्या है मेरे साथ? व्हाट डिड ही डू? मैं इतनी भी स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पाई कि मैं अपने पेरेंट्स को बता पाती कि यू नो दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन. मैं बहुत टाइम तक रोती रही बिकॉज़ ये चीज़ें चलती रही, ये रुकी नहीं. बे वो जभी भी देखता था मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं, वो आ जाता था. मैं जैसे ही वो आता था मैं घबरा जाती थी, मैं लॉक कर लेती थी अपने आप को. बट वो इतना बड़ा मतलब उसका और मेरा इतना एज गैप है कि वो खोल देता था, रूम भी खोल देता था एंड देन ज़बरदस्ती आके बैठ जाता था एंड देन ही यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग. कुछ भी रबिश बातें करना शुरू कर देता था एंड मेरे को उसको देख के ना बहुत डर लगता था. मुझे ऐसा लगता था मॉन्स्टर आ गया. और मैं मतलब बहुत अलग ही तरीके की फीलिंग्स हो गई थी उसको देख के. मैं बहुत घबरा जाती थी. काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चलती रही एंड वन फाइन डे आई रियलाइज़ कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ पेरेंट्स से एंड उनको भी मैं कैसे समझाती बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना क्लोज़ रिलेशनशिप एंड उनको समझाना और ये बोलना कि भाई इज़ डूइंग दिस तो उनके लिए भी आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो इस चीज़ को यू नो अंडरस्टैंड कर पाते या मेबी हो सकता है कर भी लेते. बट मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं उनसे कभी ये बात बोल पाती और ना मैं बोल पाई. सो वन फाइन डे व्हेन ही वाज़ ट्राइंग टू डू समथिंग विद मी, द सिमिलर स्टफ, मतलब he was again trying to touch me here and there and he actually you know forcefully hugged me and he was kissing me. I you know
समहाउ आई डोंट नो कहाँ से मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ आया, मैंने उसको धक्का मारा और उसको बोला चले जा यहाँ से, एंड आई टोल्ड हिम राइट ऑन हिज फेस कि जा यहाँ से, निकल जा। मुझे नहीं पता कहाँ से आया, मेरे को लगता है शायद भगवान ने स्ट्रेंथ दिया, क्या दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिल्कुल सोचते हो ना कि आप हार गए हो, कुछ नहीं है आपके पास रास्ता, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। थोड़ा लेट साथ दिया, बट वो आ गई हिम्मत, और मैंने बोल दिया उसको कि चले जाओ। वो दिन था, उसके बाद से उसने कभी भी हिम्मत नहीं करी, कभी भी मेरे सामने आने की या मुझे कभी कुछ करने की। सो मैं अभी ये भाई वाले इंसिडेंट से उभर ही रही थी कि अचानक से मेरे साथ एक दूसरा इंसिडेंट हो गया, वो भी मेरे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव से, मेरे कज़न मामा। एक दिन हम लोगों ने डिनर पे बुलाया था, मेरे मॉम-डैड ने, और हम लोग डिनर करके मस्ती कर रहे थे, बस ऐसे ही मस्ती करते-करते हम लोग सब खाना-वाना खाया, थोड़ा एन्जॉय करा एंड देन सब सो गए। सो जैसे हम सोए, जो मेरे मामा थे वो मेरे साथ आके सो गए, एंड सो पहले तो वो मेरे बालों को सहला रहे थे, तो मुझे लगा मे बी ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी कि मैं सो जाऊँ, एंड देन ऐसे सुलाते-सुलाते he started, kind of pressing my shoulders, my boobs, then he started going down. It went so awkward. I was numb. I seriously didn't realize कि ये क्या हो क्या गया मेरे साथ अभी? मतलब मैंने ये कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ यू नो होगा मेरे साथ, बट ये हुआ। तो तभी मुझे लगा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। मैंने पहले तो मुझे डर लगा बहुत ज़्यादा कि यार मैं बोलूँ या मैं ना बोलूँ। पता नहीं क्या हुआ, मुझे क्लिक किया और मैंने बोल दिया। मैंने उनको ज़ोर से धक्का मारा और उनको बोला मत करो, एंड वो थोड़ा-सा घबराए एंड देन फटाफट से उठ के रूम से बाहर चले गए। क्योंकि उनको डर लग गया था कि कहीं ये बोल ना दे सबको रात को। एंड इमीडिएटली व्हेन ही वेंट आउटसाइड, मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा भी, बेटा क्या हुआ? ऑब्वियसली वही वाली बात थी ना कि इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनको बता पाती। पर चलो इतनी हिम्मत तो करी मैंने कि उनको निकाल दिया उस रूम से बाहर, और उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं आए। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, ये जाती नहीं हैं, ये आपके दिल में ना घर कर जाती हैं और ये आपको ना बहुत धीरे-धीरे हॉन्ट करती हैं। आपको ना कोई अच्छा इंसान भी आपसे बात करने के लिए आएगा ना, आपको तभी भी लगेगा कि यार ये भी ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज़ मॉन्स्टर्स। सो जैसे ही मैंने इस एपिसोड को ओवरकम किया, मैं धीरे-धीरे फिर शादी की स्टेज पर पहुँच गई थी, एंड मेरी अरेंज मैरिज हुई। मेरे पेरेंट्स ने लड़का ढूँढा एंड दे थॉट दैट ही इज़ द बेस्ट फिट फॉर मी, एंड बहुत मुझे भी यही लगा था कि बहुत अच्छी फैमिली है, बट आई डोंट नो, जब वो लोग आए थे मुझे देखने के लिए, तो उस टाइम पे जो मेरे फादर इन लॉ थे, जो इन-लॉज़ थे, उन लोगों के जिस तरीके के क्वेश्चन्स थे मेरे पेरेंट्स से, या जैसे मुझसे पूछ रहे थे कि आप यू नो अ, पल्लू करके रखोगे, कैसे आप रहना पसंद करोगे? आप काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन्स थे जो मुझे लगे कि अ, अंदर से मुझे नहीं लग रहा था कि आई शुड गेट मैरिड। तो मैं, जब वो लोग आके बात करके चले गए थे, तो मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा, मुझे अंदर से नहीं आ रहा है कि दैट आई शुड गेट मैरिड। मुझे अ, नहीं करनी थी शादी। बट माय मदर वाज़ लाइक कि अब सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉटर के ऊपर, सबसे बड़ी के ऊपर, कि अगर आपकी शादी अच्छे से हो गई है, तो वो सिमिलरली जो आपकी सिबलिंग्स हैं, वो भी फिर उसी तरीके से उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो उनका ये था कि मेरी शादी हो जाए अच्छे से, एंड देन चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो शादी हो गई, शादी होने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई एक्चुअली। अ, इनिशियली 2-3 मंथ्स तो मतलब ठीक रहा। ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी। अगर मेरी कभी तबीयत खराब होती थी, तो वो मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट भी बना के लेके आ जाता था, एंड काफ़ी मतलब मेरे को सपोर्ट करता था। बट क्या होता था, जभी भी वो ब्रेकफ़ास्ट या कुछ भी बना के मेरे लेके आता था ना, तो उसके पेरेंट्स को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था बीमार हो रही है, खुद भी उनको लगता था कि बीमार है तो खुद भी तो बना के खा सकती है ना, ये क्यों दे रहा है उसको बना के? तो क्या होता था, जब भी वो कुछ भी मेरे लिए अच्छा करता था ना, तो ये लोग उसको कान में कुछ भर देते थे, एंड देन वो आके बहुत ही अजीब-सा बिहेव करता था। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो चीज़ें ना, मतलब जब जैसे कुछ नॉर्मल बात-वात होती थी, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता था। कई बार हाथ भी उठा देता था। सो 1-2 बार तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि ठीक है, हो सकता है इसको गुस्सा आ रहा होगा, तो मैंने अवॉइड करा। बट एक दिन हम लोग
ऐसे ही बैठे थे, मूवी देख रहे थे एंड सडनली मूवी देखते-देखते मुझे लगा कि थोड़ी-सी बोरिंग लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने वो चेंज करा, द मोमेंट आई चेंज्ड उसने वो रिमोट लेके मेरे सर पे ज़ोर से मार दिया एंड व्हेन आई एम सेइंग ज़ोर से मार दिया तो उसने बहुत ज़ोर से मारा और मैंने इस वाले एपिसोड को भी इग्नोर किया। ये बहुत नॉर्मल था, आपको नॉर्मल लग रहा होगा बट ये नॉर्मल नहीं था, उसने बहुत ज़ोर की मारा था एंड और फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें वो करता रहता था। मुझे लगता था कि नहीं यार मुझे ये इग्नोर करनी है। बट एक दिन फिर ऐसा ही हुआ कि नॉर्मली मैं कहीं गई भी थी, मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया आने में। उस बात पे उसने मुझसे बहस करनी शुरू कर दी कि तुम बता के क्यों नहीं गई? सो आई टोल्ड हिम कि मैंने मम्मा को बताया था। यू वर नॉट देयर बट मैं मम्मा को बता के गई थी। बट सैड पार्ट ये था कि ना जो मेरी मदर इन लॉ थी ना वो भी झूठ बोलती थी। वो बोल देती थी कि नहीं बता के ही नहीं गई है। एंड इस बात छोटी-छोटी बातों पे हमारी लड़ाई होनी शुरू हो जाती थी और इस दिस टाइम क्या हुआ कि जब मैं घर आई तो ही स्टार्टेड बीटिंग मी लिटरली। एक होता है ना कि लड़ाई करना, प्रॉपर मारना, मतलब आई कुडन्ट बेयर इट। मैंने भी उसको मारा एंड लिटरली मारा उसको। उसने मुझे मारा, मैंने भी उसको बुरी तरीके से मारा। एंड फिर क्या हुआ जब बिकॉज़ आपको पता है कि ये तो अलाउड नहीं है ना हमारी सोसाइटी में। लड़के तो मार सकते हैं, पर लड़कियाँ नहीं मार सकती हैं। भई अपना डिफेंस तो करूँगी ना मैं। मैं किसी के ऐसे फालतू में कोई भी मुझे मारेगा कि मैं उसको मैं बर्दाश्त थोड़ी ना करूँगी। सो आई डिड दैट। तो उसके बाद इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा पूरा ड्रामा बनाया कि भई ऐसी लड़की पता नहीं कैसे घर से आई है, अपने पति को मार दिया। अरे पति मार रहा है तो वो कुछ नहीं है क्या? बिना किसी रीज़न के। एंड फिर चीज़ें थोड़ी मतलब पता नहीं अच्छा ही नहीं हो रहा था कुछ। एक तो मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ थी। मेरा मन ही नहीं लगता था उस घर में। आई लिटरली यूज्ड टू टॉक टू वॉल्स। मैं देखती रहती थी वॉल्स को और मैं जैसे ही सुबह उठती थी ना, मेरा मन ही नहीं करता था, किसी से बात करने का, किसी को देखने का। एंड मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रेस्ड रहने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं खाना नहीं खा रही थी। मैंने मतलब लोगों से बात करना बंद कर दिया था। मैं अपने रूम में ही बंद रहती थी। मैं सोचती थी शायद मेरा हस्बैंड आएँगे शाम को, मेरे साथ बैठेंगे, मेरे से बात करेंगे, बट ऐसा भी नहीं होता था। अगर हमारी लड़ाई होती थी तो वो अब मुझे रूम में छोड़ के हॉल में सो जाता था, 3-3 4-4 दिन तक। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टू शेयर बट ये ट्रूथ है। एंड इस दौरान एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इतना ट्रॉमाटाइज़ थी, आई थिंक मैं बहुत स्ट्रेस थी बिकॉज़ ऑफ दैट आई लॉस्ट माय चाइल्ड। मेरा मिसकैरेज हो गया था एंड ऑब्वियसली ये किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। मैं ऑब्वियसली इससे निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा था। पर आफ्टर सम टाइम आई कंसीव्ड एंड जब मैंने कंसीव कर लिया था तो कंसीव करने के कुछ टाइम तक तो मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते थे। जैसे मेरा वार्डरोब का ध्यान रखा, मेरे को कैसे स्लीपर्स पहने हैं, कैसा मुझे खाना खाना है, ही यूज्ड टू गेट इट फॉर मी। पूरा प्रॉपर ध्यान रखते थे। बट यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम आ जाती थी उसके पेरेंट्स की। जहाँ उनको लगता था कि ये इसकी केयर कर रहा है, वहीं पर वो बीच में आके कुछ ना कुछ उसके कान में बोलते थे एंड वो शुरू हो जाता था फिर वही लड़ाई एंड ऑल दैट स्टफ। अभी मेरे को लाइक 7 मंथ्स, आई वाज़ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड मैं ऐसे ही टीवी आई वाज़ वाचिंग एंड किसी बात पे हमारी बहस हुई थी। आई कांट रिकॉल द एग्ज़ैक्ट इंसिडेंट क्या हुआ था। उसने मैं बेड पे थी तो उसने डोर से मेरे टुवर्ड्स पानी की जो बॉटल होती है ना, फुल बॉटल फेंकी। एंड एक्चुअली मैं ऑब्वियसली आई वाज़ 7 मंथ प्रेग्नेंट, तो मैंने अपने ना टमी को ऐसे पकड़ के मैं थोड़ा टिल्ट हो गई। मैं टिल्ट हुई तो वो बॉटल पूरी मेरे यहाँ पर मेरे थाई पे लगी एंड मेरा इतना बड़ा ब्लू ब्रूज़ हो गया मेरे थाई में। इट वाज़ सो पेनफुल दैट आई कांट टेल यू बिकॉज़ एट दैट टाइम मेरा थोड़ा मैं वैसे ही इमोशनली बहुत ब्रोक थी एंड मैं घर पे भी बातें सारी शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, तो मैं अवॉइड करती थी। जब ये हुआ तो मुझे लगा आई थिंक यहाँ पर पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, पर मैं भगवान को डेली प्रे करती थी। मैं कहती बस मेरा बच्चा ठीक से हो जाए और बस सब ठीक रहे। ये सब चलते-चलते मतलब मेरा बेबी भी हो गया एंड पर ये चीज़ें जो इनकी ये जो करते थे मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ये तो होती ही रही। तो फिर एक दिन मुझे ना मतलब जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और मैंने बोला कि आप लोग आ जाओ और मुझे ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल भी मैं नहीं अब इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती। 1 दिन कर लेगा इंसान यार, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन करेगा, हर दिन जब उस मेस में रहना पड़ रहा था ना, तो बहुत किलिंग था एंड मेरे बच्चे के लिए भी वो हेल्दी नहीं था।
मेरे बच्चे का भी वो ध्यान नहीं रखते थे। मेरे पेरेंट्स आए, बाद में मेरे पेरेंट्स को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत ज़्यादा, मतलब आई कांट इवन टेल यू, बहुत ज़्यादा किया। एंड फिर मैं आ गई थी अपने बेटे को लेके। ही वाज़ हार्डली लाइक 2 इयर्स ओल्ड। आने के बाद एक्चुअली फिर ऑब्वियसली मुझे अपने आप को सँभालने में बहुत टाइम लगा, बट मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, सिब्लिंग्स का सपोर्ट था, तो उनके सपोर्ट से मैं धीरे-धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मैंने आई एक्चुअली जॉइन एजुकेशन लाइन। आई वाज़ अ प्रिंसिपल विद द प्री-स्कूल्स। सो मैंने एजुकॉम्प में, बम्बल बीज़ में एंड किड्ज़ी में एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ सेंटर हेड काम किया। एंड देन आई वाज़ एन एकेडमिक हेड आल्सो। आई वाज़ हैंडलिंग 15 स्कूल्स, प्री-स्कूल्स। सो अच्छा रहा, मैंने धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू करा, मैंने अपने आप को दोबारा से सँभाला, अपने पेरेंट्स की हेल्प से एंड सब कुछ एक तरीके से मुझे लगा कि शायद आई थिंक अब ये सिंक में आ गया। आई थिंक पापा की ब्लेसिंग्स थी कि आई वाज़ इनटू अ गुड रोल एंड मुझे आई एम वर्किंग एज़ अ टैलेंट एक्विजिशन कोऑर्डिनेटर विद अ गुड कंपनी एंड अभी आई एम अर्निंग फाइन। तो मतलब इतना है कि मैं अपने बच्चे के जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे मैं हैंडल कर पाती हूँ। उसका स्कूल का फीस है या उसकी स्केटिंग का फीस है या फिर उसके ट्यूशन फीस है, एवरीथिंग इज़ ऑन मी एंड आई एम हैपीली हैंडलिंग इट। एंड ऑब्वियसली मेरी माँ का और मेरी सिस्टर्स का सपोर्ट तो है ही है। तो ओवरऑल जो है ना, मैं आप लोगों को बस ये अपनी स्टोरी से ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे चाइल्डहुड का मैंने आपको बताया, जभी भी कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही है ना, उसको ना दबा के मत रखो। प्लीज़ उसको शेयर करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे ना, तभी लोग आपको सुनेंगे। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे, अपने अंदर ही रखोगे, तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम है एक्चुअली और प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है। और आखिरी में मैं जोश टॉक्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ आप लोगों के माध्यम से ही मैं आज अपनी स्टोरी शेयर कर पाई हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि मुझे पता है आज मैं यहाँ हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत सारी रील्स देखी और मैंने इतनी स्टोरीज़ सुनी, मैंने देखा लेडीज़ को उन अपनी जो भी उनका एट्रोसिटीज़ हुई, उन्होंने वो शेयर करा, अपने-अपने स्ट्रगल शेयर किए। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने हमेशा मैनिफेस्ट किया था कि अगर मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं जोश टॉक ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज़ इसके थ्रू आई विल बी एबल टू स्पीक अप एंड मैं बहुत लोगों को हेल्प कर पाऊँगी। तो जो लेडीज़ और बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, वो यहाँ आके बोलें। दे आर वेरी गुड पीपल एंड ये लोग आपको बहुत अच्छे से भी गाइड करेंगे। और अभी आप देखेंगे, अगर आप चैनल को देखते हैं, चैनल हैज़ सो मैनी वीडियोज़, इतनी अच्छी स्टोरीज़ हैं एंड इतना एम्पावर करते हैं ये लोग, इतना सपोर्ट करते हैं। सो मैं तो लिटरली बोल रही हूँ, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स और होने चाहिए और जोश टॉक्स के मुझे लगता है और भी चैनल्स हम लोगों को खोलने चाहिए, बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ दिस लोगों के अंदर इतना जज़्बा आ रहा है, इतनी हिम्मत आ रही है कि वो आ रहे हैं और बात कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर रहे हैं ओपनली। मुझे नहीं लगता इससे पहले इतने ईज़िली किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई बोल पाता था इतना ईज़िली। स्पेशली लेडीज़, आई हैव सीन अ, गाँव से भी आई हैव सीन फ्यू लेडीज़ कम अप टू द स्टेज एंड उन लोगों ने फियर्सली अपना अपना सारा जो स्टोरी है सब कुछ शेयर किया है। तो कितना मतलब कितना हेल्पफुल है ये। सो आई सीरियसली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं जोश टॉक्स को बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। व्हाई? बिकॉज़ मेरा जो स्टोरी था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे प्रेज़ेंट कर पाऊँगी, बट दे मेड इट हैपन। सो थैंक यू सो मच।